खुशामदीन नाज़रीन, आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं शहजाद रज़ा। भारत में मुसलमानों के खिलाफ मज़ालिम कोई नई बात नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता माह इसमें एक खौफनाक शिद्दत देखने में आई जब हमने देखा कि आसाम में मुसलमानों को बेदखल करने की एक बड़ी घिनौनी सी कोशिश और साजिश की गई, और जो तशद्दुद के मनाजिर सामने आए और कुछ ऐसी वीडियोस क्लिप्स थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उसके बाद पूरी दुनिया में एक नफ़रत और तशवीश की लहर दौड़ गई और भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो ट्रेंड्स चलने लगे। ख़ास तौर पे उसमें एक अहम बात यह कि जो मिडल ईस्ट अरब ममालिक हैं, सऊदी अरब और दीगर ममालिक, उनके शहरी जो हैं, जिसमें कतर भी शामिल कर लीजिए आप, कुवैत सबसे बड़ा, उन्होंने जो वहाँ के मकामी लोग हैं, जो शहरी हैं, उन्होंने भारतीय हुकूमत को बड़ा आड़े हाथ लिया, अपनी हुकूमतों पर जोर दिया कि वो भारत का ना सिर्फ इस पर जो है मुहासबा करें और भारत के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं उस पर नज़र-ए-सानी करें। और उसके साथ साथ एक टॉप ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा बायकॉट इंडियन प्रोडक्ट्स, यानी कि इंडियन जो मसनूआत हैं जो यकीनन वहाँ पर मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाती हैं, उनका बायकॉट कर दिया जाए। इसी किस्म की मुहिम हमने देखी थी जब डेनिश एक अखबार ने कुछ गुस्ताखाना खाके शाया किए थे, तब भी एक ये मुहिम चली। लेकिन इस वक्त जो इंडिया में, कश्मीर की बात तो अपनी जगह पर, लेकिन दीगर भारत के जो इलाकों में ये मजालिम चल रहे हैं उसके ऊपर जो सऊदी अरब और दीगर वहाँ के ममालिक के जो शहरी हैं, उनका एक ज़बान होकर बोलना एक बहुत अहम बात है। और इसमें खाली आम लोग नहीं हैं, आम शहरी नहीं हैं, वहाँ के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी ये बात कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे एक पार्लियामेंटेरियन कुवैत का, उनका मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, शुएब अल मज़ावरी, उन्होंने ये कहा कि OIC, GCC, मुस्लिम कंट्रीज़ और ख़ास तौर पे यूनाइटेड नेशंस के वेयर आर यू अगेंस्ट दीज हीनियस क्राइम्स बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो ये एक जो मुहिम है, और हम बार बार इस पे, जो हमारे साथ तज्ज़ियाकार भी मौजूद होते हैं, वो ये कहते हैं कि भारत उस वक़्त तक ऐसी हरकतों से बाज नहीं आ जाता कि जब तक उस पर मुआशी तौर पर किसी किस्म की हिट नहीं पड़ती। ये मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के शहरियों का इस तरीके से एक ज़बान होकर बोलना ये एक रोशन किरण के तौर पे इसको हम समझ सकते हैं कि अगर उनकी हुकूमतों पर दबाव बढ़े और भारत को मुआशी तौर पर वो इस मजबूर करें कि वो अपनी इन हरकतों से बाज आए। इस पर गुफ्तगू करते हैं। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। राजा फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अक्सर आप इनको इंडियन चैनल्स पर भी देखते हैं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजा साहब आपका भी। और हमारे हुमायूं खान साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, हुमायूं साहब आपको भी बहुत शुक्रिया। जसपाल साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। ये जो हम नॉर्मली देखते हैं कि अरब ममालिक में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इस तरीके से अपनी ओपिनियन का इजहार नहीं करते नॉर्मली, जैसे हम लोग तो बहुत ओपिनियनेटेड हैं, खुल के इजहार भी करते हैं। लेकिन ये जो हुआ आसाम में ख़ास तौर पे और कश्मीर में तो अरसे से हो रहा है, इस पर भी वो बोल रहे हैं, ट्विटर पे टॉप ट्रेंड्स बन रहे हैं, तो ये क्या चीज़ आपके ख्याल में रिफ्लेक्ट करती है? देखिए, एक रियलाइजेशन पूरे ऑल ओवर द मुस्लिम वर्ल्ड हमें नज़र आ रही है, क्योंकि पहले ये समझा जा रहा था कि जो भारत में जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है, असल में इस तरह नहीं हो रहा, और इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के हिसाब से देखा जाता था। मगर जब से बीजेपी आई है तो आपने देखा है कि आरएसएस की पॉलिसीज़ वहाँ पे हमें नज़र आ रही हैं, और 2014 से लेके अब तक, और ख़ास तौर पर 2019 के बाद जब बीजेपी को 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट में आई, तो उसके बाद जो उन्होंने लॉज बनाए उसमें उन्होंने टारगेट किया मुस्लिम्स को। और उसमें अगर आप देखें बीजेपी का जो राइज़ है वो 82 ऑनवर्ड, वो सारा एंटी मुस्लिम की वजह से हिंदुत्व का वोट मिलता है और उसके साथ वो चलता है। तो नेचुरली इस वक्त हम जिस एरा में रह रहे हैं उसमें एक तरफ तो जियो पॉलिटिक्स की, जियो स्ट्रेटजी की बातें हो रही हैं, मगर हमें जियो इकनॉमिक्स को भी नहीं भूलना चाहिए। और भारत के लिए एक बहुत बड़ी मिडल ईस्टर्न और मुसलमान ममालिक जो है उसकी बहुत बड़ी मंडी है, और ख़ास तौर पर इस वक्त भारत को बहुत ज़्यादा वहाँ से, और इन्हीं मुल्कों का जिनका आपने जिक्र किया, कतर, ओमान, सऊदी अरेबिया, इन्हीं के साथ उसकी बहुत ज़्यादा ट्रेड भी है, क्योंकि पहले ईरान के साथ थी मगर वो अब उसकी बहुत मिनिमम हो गई है। और अगर वहाँ पे ये रियलाइजेशन होती है, और देखिए ये एक बहुत ही क्राइम है, इस कश्मीर का तो ये समझते थे कि शायद पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है, मगर असम जो है जहाँ पे ये हुआ जिसका भी आपने जिक्र किया, उसमें उनकी जो पॉलिसी उन्होंने बनाई कि जी कि मुस्लिम्स को और माइनॉरिटी को, ख़ास तौर पर टारगेट मुस्लिम्स है, इनको आप प्रॉपर्टीलेस कर दें, इनके लिए लाइफ तंग कर दें ताकि इनके पास वोट का राइट ना रहे। और ये सिर्फ ये नहीं, हम नहीं कह रहे, अगर आप अभी के रेटिंग देखें इसका इम्पैक्ट भी हो रहा है, और इम्पैक्ट ये हो रहा है कि 24% रेटिंग आ गई है 66% से प्राइम मिनिस्टर मोदी की। और आज अमित शाह ने गोवा में फिर एक दफ़ा धमकी दी है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक। अच्छा, इस पे जो क्योंकि अरब ममालिक में जो तर्ज हुकूमत है वो ज़रा मुख्तलिफ है,
तो जो लोग वहाँ पे ये सारे कैंपेन चला रहे हैं, आम लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं या इवन पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, उसका हुकूमत पे क्या दबाव उनकी पड़ेगा, उस पर मैं एक वक्फे के बाद इस पर आपसे इसका जवाब लेता हूँ। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। अजान का वक्फा है तो हमें अजान का महीने का वक्फा है तो वो लेना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. मिंबर तेरा अर्शे बरी, या रहमतुल लिल आलमीन, या रहमतुल लिल आलमीन। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है अरब ममालिक में भारत के ख़िलाफ़ और भारत के बारे में बढ़ती हुई तशवीश की कि भारत जिस तरीके से माइनॉरिटीज़ ख़ास तौर पर मुस्लिम पॉपुलेशन को टारगेट कर रहा है। जसपाल साहब वक्फे से पहले एक सवाल छोड़ के गया था आपके लिए कि जो अरब ममालिक के शहरी हैं, क्योंकि हमारा तर्ज़ हुकूमत मुख्तलिफ है, सो वो जिस किस्म की मुहिम चलाते हैं उसका हुकूमत पर कोई असर पड़ता है या नहीं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो हमें देखना चाहिए कि एक पूरे 10 साल में जो अरब स्प्रिंग के बाद एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई अरब ममालिक में भी, मगर ये जो इशू है जिस पे ये आपको ट्रेंड नज़र आ रहा है ट्विटर पे, ये उनकी अपनी गवर्नमेंट्स के खिलाफ नहीं है। ट्रू। ये एक ह्यूमन और मुस्लिम सॉलिडेरिटी का है। पहले तो ह्यूमन राइट्स का इशू है, फिर मुस्लिम सॉलिडेरिटी का है। और अरब ममालिक में मुस्लिम सॉलिडेरिटी पे वो सुनते भी हैं, क्योंकि अगर आप सऊदीया को देखेंगे तो सऊदी अरब जो अपने आप को लीडर ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी समझता है या उम्मा समझता है, इसी तरह बाकी जगहों पे भी। और इस्लाम का वहाँ पे या कितना उसको फॉलो करते या नहीं करते वो अलहदा डिबेट है, मगर ये ज़रूर है कि मुस्लिम सॉलिडेरिटी पे वहाँ पे उनकी गवर्नमेंट्स उनके इस आर्गुमेंट को किल नहीं कर सकती। और फिर अगर आपने जिस तरह शुरू में जिक्र किया कि ट्विटर पे है और वहाँ पे डिमांड हो रही है, वो गवर्नमेंट्स से बाइकआउट की तो नहीं, वो खुद बाइकआउट की तरफ जा रहे हैं। जी बिल्कुल, खुद बाइकआउट की तरफ जा रहे हैं। ये जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम गवर्नमेंट्स के लिए मुश्किल होगा। ऑयल भारत बहुत बड़ा खरीदता है, उनका बहुत बड़ी मार्केट है उनके भी, मगर भारत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और एक किसी जगह पे बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने लिखा कि इतने मिलियंस जो हिंदूज हैं वो अरब ममालिक में जॉब्स करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो अगर यहाँ पे ये चीज शुरू होगी तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे? तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है और ये फेलियर है मोदी का जो अपने आप प्रेजेंट करता है ग्लोबल लीडर। एग्जैक्टली राज साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो इस वक्त अरब ममालिक में भारत यानी कि भारत के बाशिंदे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, सो एक अंदाजे के मुताबिक द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है कि वो 48 अरब डॉलर के करीब रेमिटेंसेस भारत को हर साल भेजते हैं। तो जसपाल साहब ने सही कहा कि अगर वहाँ पे
मुस्लिम यानी इंडियन नेशनल्स को टारगेटिंग उनकी शुरू हो गई अरब कंट्रीज़ में, तो फिर ये तो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होगा भारत के लिए। जी बिल्कुल। और ये जो अभी चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उससे तो एक ही चीज़ देखी जा सकती है कि अगर गवर्नमेंट्स को लिया जाए, मिडिल ईस्टर्न गवर्नमेंट्स को, तो वो तो शायद अभी तक ना जागी हों, लेकिन जो अवाम है वहाँ की, वो एक इंतहाई डिफरेंट साइड पे चल रहे हैं। ये बॉयकॉट आना, और साथ में अगर जैसे आप कह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसे हालात बन जाएं इंडियंस के लिए वहाँ पे काम करना मुहाल हो जाए, तो मेरे ख्याल में ये सोचने का मुकाम है भारत के लिए भी। और भारत जो कि अपने यहाँ एक बाज़ार सरगर्म किया हुआ है इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो मेरे ख्याल में उसको बहुत कुछ उसमें से नुकसान होगा। अभी मैं यहाँ पे जो कि एक अहम बात करना चाहता हूँ वो ये है कि ये पाकिस्तान के पास एक मौका है। पाकिस्तान के पास मौका इसलिए है कि मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे पहले बात करने की ज़रूरत है, या जिसके ऊपर के टेक ऑन करने की ज़रूरत है, वो ये है कि सारे एम्बेसडर्स जो कि मिडल ईस्ट में हैं, उनको जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं पाकिस्तान में, उनको वहाँ पे बुलवा के और एक वो मिनी एक्सपोज जो होते हैं वो करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान अपने आप को एज एन अल्टरनेट फॉर जो वहाँ पे बिजनेसमैन है उनके लिए एज एन अल्टरनेट मार्केट जो है वो पेश करे। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि फॉर 15 ईयर्स पाकिस्तान जो है वो वॉर ऑन टेरर लड़ रहा था। पाकिस्तान में एफडीआईज नहीं आ रहे थे, इस वजह से पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो बहुत कमज़ोर रही, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस भी रहे। लेकिन अब जबकि सब कुछ ठीक हो चुका है और हमारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो इनकी डिमांड्स को पूरा कर सकें, मिडल ईस्टर्न डिमांड्स को, तो वो मिडल ईस्ट के जिसने के पिछले 20 साल में भारत को अपनी ब्रेड बास्केट बनाया हुआ है, और भारत से ही अच्छे रवाबित हैं उनके इक्तसादी अगर देखा जाए, तो आने वाले ये जो बायकॉट की कॉल है ये कितनी इफेक्टिव होती है? हमने देखा कि अभी जो फ्रेंच प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई उसके बाद यहाँ पर भी बड़े ट्रेंड्स चले बायकॉट फ्रेंच प्रोडक्ट्स, लेकिन हमने फिर भी देखा कि फ्रेंच प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, लोग कुछ अर्सा याद रखते हैं फिर भूल जाते हैं, तो ये कितनी इफेक्टिव होती हैं कॉल्स? देखिए, अगर अलामती एतबार से भी अगर देख लिया जाए ना इसको, तो ये बहुत ही अहम है। और इस वक्त आना कि जबकि भारत अपने आप को इकोनॉमी में आगे लेके जाना चाह रहा है और इस तरह की चीज़ों की, इस तरह के हर्डल्स उसको फेस करना पड़ जाएं, तो मेरे ख्याल में अगर अलामती तौर पर भी देखा जाए तो ये उनकी फॉरेन पॉलिसी पे, उनकी इक्तसादी पॉलिसी पे बहुत बड़े सवालिया निशान डाल दें। वेरी राइट। हमायूं साहब, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 162 अरब डॉलर का बायलैटरल तो नहीं, ट्रेड है बिटवीन अरब कंट्रीज और भारत, और तकरीबन लास्ट 2020 में 111 अरब डॉलर का भारत ने ऑयल ख़रीदा, जिसमें से टॉप जो थे सेलर्स थे वो सऊदी अरेबिया और इराक थे। सो ये कंपल्शन तो है, एक मजबूरी है वहाँ की हुकूमतों के लिए, उन्होंने अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी देखने हैं। सो इस चीज़ को कैसे हम देखें, बैलेंस कैसे करें? अच्छा, अब चूँकि हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड का एक हिस्सा बन चुके हैं, जिस वक्त हम इंटरनेट और डिजिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा अहम हो गई है, तो उसमें अभी ये जो जिस मूवमेंट का आपने जिक्र किया, ये वहाँ की आवाम की एक इंडिजिनस मूवमेंट है। ट्रू। उसमें कहीं किसी गवर्नमेंट ने नहीं कहा, स्टेट ने नहीं कहा कि ऐसे करना चाहिए। जीसीसी के अंदर इंडिया का अगर आप रोल देख लें या उनका वो देखें, तो इस वक्त तकरीबन 3 मिलियन हिंदूज जो हैं, जो गल्फ़ के अंदर, मैं एथनिसिटी की रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं, इसके अलावा मुसलमान अलहदे हैं, तो एक बहुत बड़ा वो है जो एक्सपैट हिंदू या इंडियंस जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनको स्टेट ने नहीं कहा कि आप जो है हम इनके ख़िलाफ़ हैं। अवाम के अंदर से, जिस तरह आप अरब स्प्रिंग के अंदर भी जब देखा जाए, अगर आप उसका जिक्र करें, तो एक इंडिजिनस मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। इस चीज़ को भी देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि बड़ी खुशाइन बात है कि अरब कंट्रीज़ के जो मुसलमान हैं वो ख़ुद उठे हैं और उन्होंने ये देखा है कि वहाँ पे इंडिया के जो अंदर मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, उसको जो है उन्होंने एक नेचुरली दिल से फील किया कि ये ज़्यादती हो रही है, और हम जो 3 मिलियन हिंदू हैं उनके साथ कितनी इज़्ज़त एहतराम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बिलियंस ऑफ डॉलर उनको एक्सपार्ट हिंदू वापस करते हैं, तो वाई इज़ इट हैपनिंग? सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा कुवैत के अंदर हुआ, ग्रैंड मुफ्ती जो ओमान के हैं उनकी एक बड़ी स्टेटमेंट आई। उसके अलावा बड़े सीनियर जो वहाँ के एकेडमिक्स हैं, वहाँ के जो वो एक फॉर्मर इस्लामिक एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन IS को, उसके जो हेड थे, उन्होंने जो कहा, तो ये मुख्तलिफ मुल्कों के जो लोगों ने जेन्युइनली वहाँ पे फील किया कि हमारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये हो रहा है। और अच्छा, अब और इसको ह्यूमैनिटी के कॉन्सेप्ट में भी देखना चाहिए। एक सवाल करूँ यहाँ पे आपसे, थोड़ा सा अगर इसको लिंक कर दें कश्मीर के साथ,
एक दो वीडियो वायरल हुई, बहुत ही खौफनाक वीडियो, कि उनको देखते हुए भी इंसान जो है वो कांप जाता है, कि जिस तरीके से उनको शूट किया और फिर ऑफिशियल फोटोग्राफर ने उसकी लाश को भी ठुड्डे मारे। कश्मीर में ये आम आए रोज़, मतलब ये एक रूटीन मैटर है कि इस किस्म के वाक़यात असम में हुआ, नहीं होना चाहिए था, मतलब जितनी मजम्मत करें कम है, लेकिन ये रिएक्शन कश्मीर में जब ये मजालिम होते हैं उस वक्त क्यों हमें नज़र नहीं आता? इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरा ख्याल है ये मुस्लिम उम्मा के ऊपर जो जिस तरह कल हम जिक्र कर रहे थे एक अपनी इस टॉक के अंदर कि OIC के ममालिक की लीडरशिप या बाकी तमाम इस्लामिक कंट्री की जो लीडरशिप है वो कश्मीर को समहाउ बैक बर्नर पर ले आती है जब उनकी अपने जो है मफादात आ जाते हैं कि उनके बिजनेस इंडिया के साथ क्या है, US के साथ क्या है, कनाडा के साथ क्या है। मतलब आप इंडिया की अगर वायलेशन देखें, मेरे पास एक डोजियर है, मैं उसमें से सिर्फ आपको 3 लाइनें जो है वो पढ़ के सुनाऊं कि 1989 से लेके आज तक जो है 96,000 एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हो चुकी हैं कश्मीर के अंदर। 1,62,000 केसेस हैं आर्बिट्ररी अरेस्ट के और टॉर्चर के, लोगों को वहाँ पे पकड़ के 25,000 के करीब पैलेट के गन्स के जो लोगों को जो है ना वो अंधा किया जा चुका है या मैम किया जाकर नुकसान किया जा, 11,250 औरतों का रेप किया जा सके और 23,000 वुमेन को विडो किया जा चुका है और 1,08,000 बच्चे जो हैं जो कि यतीम हो चुके हैं। मतलब अब इस चीज़ को देख के और ये जो आज का वाक़या हुआ है, मतलब दोनों के अंदर कोई कंपैरिजन नहीं है। दे आर एक्सट्रीमली ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के अंदर देखा जाए तो बड़ी जाती है, लेकिन अगर ये कश्मीर की अट्रॉसिटीज़ को आप देखें तो मैं समझता हूँ कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है इट हैज़ फेल्ड अस एंड इट हैज़ फेल्ड ह्यूमैनिटी। उनको कोई मुत्तफ़िका आवाज़ नहीं है, उनकी OIC की तरफ से देख लें, ये बाकी ऑर्गेनाइजेशन से कोई कश्मीर को जो है वो सिर्फ बैक बर्नर पे और अपने इंटरेस्ट को वो देखते हैं। वेरी राइट, वेरी राइट। जसपाल साहब, इसी बात को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, और आपने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि पहले दुनिया देखती थी ये एक बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, टेरिटोरियल डिस्प्यूट के तौर पे लेती थी। सो ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के तौर पे क्या लेना शुरू कर देगी दुनिया? क्या ऐसा कोई ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है कश्मीर को? देखिए, पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, और अभी हमायूं ने बड़े उस रिपोर्ट का जिक्र किया जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डोजियर प्रेजेंट किया है, UN में भी और बांटा भी है, और हमारी साथ साथ MNC इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स भी यही चीज़ कह रही हैं और पूरी दुनिया कह रही है, इवन यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस को डेलीगेशन वहाँ भी नहीं आई। तो समहाउ ये तो अगर हम कहते हैं कि वर्ल्ड सेंसिटाइज नहीं हो रहा, वर्ल्ड सेंसिटाइज तो हुआ है कश्मीर के इशू पे, मगर साथ साथ इसको वो पॉलिटिको स्ट्रेटजिक इशू बन जाता है। इस वक्त जो लीडिंग ह्यूमन राइट्स का है उसमें अमेरिकन पॉलिसी जो है प्रिवेल कर रही है और ये अरब वर्ल्ड और ये सारा अमेरिकन के साथ जाता है। तो कश्मीर के इशू पे समहाउ वो लिंक कर देते हैं चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर, अनसेटल्ड बॉर्डर के साथ, तो वो ओवरशैडो कर जाता है। मगर साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि अगर अफगानिस्तान में एक दिन स्कूल बंद होते हैं तो कहते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, वुमन राइट्स वायलेशन है, और अभी जो हमायूं फिगर दे रहा था तो उसमें क्या विडोज़ के राइट्स नहीं है या कश्मीरी औरतों के बच्चों के वो राइट्स नहीं है, तो उस पर एक बेहिस्सी का आलम है। और ये राइट इंटरनेशनल राइटर्स भी कह रहे हैं, मगर इसमें जो चीज़ हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए कि जो असम में हो रहा है उससे आपने एक चीज़ देख ली कि एक वर्ल्ड में लावा पक रहा है जो किसी भी शेप में इंडिया के लिए भी नुकसानदेह है, दुनिया के लिए भी नुकसानदेह है। और ये जो मोदी की अगर आप देखें, मोदी अपने को प्रेजेंट कर रहा था पहले इकोनॉमिक जिनी, मगर वो फेल हो गया। उसके बाद बीजेपी ने भी पूरा 1 महीना उसकी बर्थडे पार्टी करती रही है और उसमें उसको प्रेजेंट कर रहे हैं एज ए ग्लोबल लीडर कि जब वो वापस आया ये UN और अमेरिका के विजिट से। मगर ये जो अरब वर्ल्ड में उसके खिलाफ जो पब्लिकली आया है, तो एक हद के बाद उनकी गवर्नमेंट ठीक है, बिजनेसेस तो होंगे, ट्रेड होगी, मगर वो ये इग्नोर नहीं कर सकेंगी। क्या कतर में गवर्नमेंट वहाँ पे इनके हर शहरी को प्रोटेक्शन दे सकेगी? अगर यही ट्रेंड रहता है मुस्लिम मिनॉरिटी के साथ। दूसरी तरफ आप जब कश्मीर के साथ लिंक करते हैं तो हमें ये दुरुस्त होगा कि OIC ने, हालांकि अभी भी कहा था कंटेक्ट ग्रुप में, उन्होंने भी कहा आवाज़ तो बहुत उठ रही है कश्मीर के ऊपर, रियलाइजेशन भी हो रही है, मगर जो जिस तरीके से बाकी जगहों पे दुनिया का रिस्पांस है वो कश्मीर पे अनफॉर्चुनेटली, और ख़ास तौर पे ये जो 1-2 जब से इंडो-US स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनी या इंडो-US इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजीज की बातें आई और गलवान का इशू आया, तो वो उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। वो कश्मीरी की जो शहादत है या वल्नरेबिलिटी है या जो राइट है वो ओवरशैडो हो जाता है इन जियोपॉलिटिकल इश्यूज के तहत। बिल्कुल ठीक। राजा साहब, जो लोग अरसे से ये कश्मीर डिस्प्यूट को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, समटाइम्स कुछ एरियाज में उसका पार्ट भी रह चुके हैं, वो
अक्सर लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जी अगर इस तरीके से आप गुफ्तशनी, दबाव डालना, ये करना, वो करना, ये कोई नतीजा खेज साबित नहीं हो सकती। होगा उस वक्त, दुनिया उस वक्त एक्शन में आएगी, बड़े बड़े जो वर्ल्ड कैपिटल्स हैं वो उस वक्त हरकत में आएंगे जब सिचुएशन एस्केलेट करेगी, जब उन्हें लगेगा कि मेक और ब्रेक वाली सिचुएशन है, तब काम आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी जो सबसे अहम बात की जसपाल साहब ने, डॉक्टर जसपाल ने मेरे ख्याल में क्रक्स दे दिया हर एक चीज़ का, और वो क्रक्स ये है कि इकोनॉमिक इंडीवर्स हैं वेस्टर्नर्स के, वेस्टर्न पावर्स के इकोनॉमिक इंडीवर्स हैं। इंडिया बीइंग अ वेरी बिग मार्केट, वो उसको लूज़ नहीं करना चाहते। मेरी रिसेंटली एक वेस्टर्न पावर्स में से ही एक पावर के एक अहम ओहदेदार हैं इधर, उनसे मेरी मुलाकात हुई 1-on-1, और उनसे मैंने इसी चीज़ को हाईलाइट किया कि वाई दे आर इग्नोरिंग द इशू ऑफ कश्मीर एंड दे कुड प्ले द पिवटल रोल अगर वो चाहें तो उनका ये कहना था कि हम भारत जैसी बड़ी जो मार्केट है उसको नाराज़ नहीं कर सकते। एक तो ये इशू हो गया। दूसरा इशू ये है कि अगर तो फिर हमें वो ह्यूमन राइट्स और बाकी राइट्स पे लेक्चर देना बंद कर दें, फिर डेमोक्रेसी पे लेक्चर देना हमें बंद कर दें। और दूसरी बात ये है कि अगर हम UNGA को भी लें तो इसमें जो 2 मुलाकातें थी, बड़ी अहम मुलाकातें थी, जिसमें कि प्रेसिडेंट बाइडेन और कैमला हैरिस के साथ, वाइस प्रेसिडेंट के साथ जब मुलाकात होती है तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने तो उनको याद दिलवाया कि गांधी की जो नॉन वायलेंस पॉलिसी थी उसको अपनाना चाहिए, मोदी जी को कहा। दूसरी बात जो कि कैमला हैरिस को कही गई, कैमला हैरिस ने ये कहा कि हमें जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं उनके लिए पाबंद करना चाहिए। लेकिन देखिए अगर ये आर्गुमेंट वो जो भी डिप्लोमेट आपके साथ मिले थे मान लिया जाए और ये अस्यूम कर लिया जाए कि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया है, तो इसका मतलब है कि तालिबान की हुकूमत को आराम से वो एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि इकोनॉमिक टाइज थे, फिर रह जाती पीछे एट्रोसिटीज और जिस तरीके से आए ब्लड शेड, ब्लड बाथ, वो इररेलेवेंट हो जाता। क्या मोदी तालिबान नहीं? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से, कि मेरी नजर में तो इस वक्त जो मोदी है वो मेरे ख्याल में उसकी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह और पूरी दुनिया के लिए एक टिकिंग बॉम्ब है और उसके ऊपर तवज्जो देने की जरूरत है। जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस वक्त जो ट्रेड वॉर चल रही है चाइना और अमेरिका के बीच में, उसके तनाजुर में अमेरिका ने बड़ा डिस्क्रीटली और बड़ा कह लें कि बड़ी शातिर दिमागी के साथ इंडिया को फ्रंटलाइन बना लिया है। अब वो इंडिया फ्रंटलाइन जब से बना है तो ऑब्वियसली उन्हें हर तरफ से वो सिक्योरिटी दी जा रही है, इन टर्म्स ऑफ उनके साथ लॉबीज भी शेयर की जा रही हैं, तो वो जहां पे भी जाएंगे तो उनको उस तरीके से मतलब कोई भी डेंट या नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता और इसका वो नाजायज फायदा उठा रहे हैं। तो मेरी नजर में तो हमें वी शुड कीप ऑन हाईलाइटिंग इट और उस वक्त का इंतजार करना चाहिए कि जिस वक्त के मॉरली दुनिया इस नहज पे पहुंच जाए कि उनको ये रियलाइज हो कि इंसानियत के ऊपर भी कुछ काम हो सकता है। हुमायूं साहब, जब तक भारत जो है वो एक अमेरिकन अटैक डॉग के तौर पे इस खत्ते में मौजूद है या उसका ये पोस्टर रहेगा, पॉलिसी रहेगी, तब तक तो हम कोई मतलब अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते। लेकिन जो ये फैसल साहब ने कहा कि जी मतलब अगर जब सैनिटी प्रिवेल कर जाए, मतलब इट्स अ बिग गिफ, और हम जो दुनिया का स्ट्रक्चर देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो हमें तो कोई सैनिटी नज़र नहीं आती किसी किस्म की। नहीं है इस पे जो है ना, जो इसका जो डिस्कशन का क्रक्स था, डॉक्टर जसपाल ने कहा कि जियो पॉलिटिकल एडवांटेजेस भारत की वजह से वेस्ट को जो मिल रहे हैं या जियो इकोनॉमिक्स एडवांटेजेस जो मिल रहे हैं वो उन सारी चीज़ों को, ह्यूमन राइट्स की जो वैल्यूज़ हैं उसको ओवरशैडो कर देते हैं कि आपका $100 बिलियन का उनके साथ ट्रेड है तो इसलिए खामोश हो जाएं कि वो क्या कर रहे हैं। मतलब आप सिर्फ अगर इंडिया के वॉर क्राइम्स जो कश्मीर के अंदर हो रहे हैं उनकी अगर आप सिर्फ एक लिस्ट बनाएं तो आपको हैरानी होगी कि वो जो है ना जेनोसाइडल एक्ट्स की डेफिनेशन भी वहाँ पे पूरी हो रही है। मैस ग्रेव्स वहाँ पे नज़र आई हैं जो कभी आपको कोसोवो या वो जो उन मुल्कों में नज़र आती थी। टॉर्चर इन कस्टडी की आपको एग्जांपल नज़र आती हैं। सस्पेक्टेड यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स की जो है ना वो वहाँ पे नज़र आ रही हैं। वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन तो मतलब इतना आम है कि मतलब वो इट हैज़ बिकम अ न्यू नॉर्मल। उसके अलावा इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस जो है वो इतना कॉमन हो चुका है।
पैलेट गन्स का इस्तेमाल, मतलब दुनिया ने बहुत सारी जो है ना, यूएन के अंदर भी जो है वो ट्रीटीज हमने साइन की और उसके अंदर जो है हमने कहा कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सा वेपन इस्तेमाल हो जाए। तो इसका क्रक्स यही है कि ये जो बड़े मुल्क हैं उनके अपने जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, अभी आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया, अफगानिस्तान इज नॉट इकोनॉमिकली एज वायबल एज इंडिया। तो जिस वक्त अफगानिस्तान हो जाएगा तो उनकी चीज़ों के ऊपर भी पर्दापोशी हो जाएगी। लेकिन देयर इज अ फ्लिप साइड टू दिस होल आर्ग्यूमेंट, वो ये है कि अब हम एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड हैं। ये जो आवाज़ें आपको आज जीसीसी के अंदर से नज़र आ रही हैं या जो दुनिया के अंदर जो आ रही हैं, उसमें इट्स पॉजिटिव न्यूज़ फॉर अस एज वेल कि यहाँ पे डिजिटलाइजेशन ने लोगों को चीज़ें जो है जो हम छुपा सकते थे किसी वक्त, वो अब छुप नहीं रही। तो अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उठना है। जब एक हद से ज़्यादा जुल्म बढ़ जाता है तो फिर उसका एक अपना एक आउटपोर होता है। तो मेरा ख्याल है कि देयर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इन दिस नेगेटिव व्हिच वी आर सीइंग। तो कश्मीर के अंदर जो वो इंडिया ज़्यादतियाँ कर रहा है वो करता रहे। मेरा ख्याल है कि वो ना सिर्फ कश्मीर के साथ कर रहा है, वो अपनी और माइनॉरिटीज़ के साथ भी कर रहा है, और उसका असर यही पड़ेगा कि अगले इलेक्शन में या आने वाले अगले इलेक्शन में देयर इज अ जनरल आउटरेज विद इन इंडिया, जो कि इस जो राज साहब कह रहे थे, जो हिंदुत्व आरएसएस माइंडसेट आइडियोलॉजी है, उसके अगेंस्ट निकलेगा और खुद ब खुद जो है उसको डबोएगा। दिस इज माई होप एंड माई विश एट द सेम टाइम। जसपाल साहब, ये तो जो तज्जिया पेश किया हमायूं साहब ने, अमित शाह जो आज बात कर रहा है वो बिल्कुल बरक्स है इसके, और यकीनन बरक्स इसलिए होगी कि वो एक अपनी एक लय में बह के जा रहे हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रही है दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है, और फिर से धमकी लगाते हैं कि जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, कर देंगे, क्या करेंगे। पहले भी जो की थी पता नहीं कहाँ पटाखा चलाया था उन्होंने। खैर, तो इस दफ़ा का इस मौके पर कहने का मकसद क्या है कि वो चाहते हैं सिचुएशन डाइवर्ट हो जाए, हम जो है अगर फोकस कर रहे हैं या जो ट्रेंड्स चल रहे हैं बिल्कुल चेंज हो जाएं, दूसरी तरफ निकल जाएं? नहीं, उसमें दो चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। एक तो भारत में अगर आप देखें असम का क्राइसिस, मुस्लिम वर्ल्ड का रिस्पॉन्ड, कश्मीर उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। कश्मीर में डेली बेसिस पे उनके ट्रुप्स की भी कैजुअलिटीज़ हो रही है। और तीसरी चीज़ ये है कि ऑलमोस्ट 15 मंथ्स हो गए, 15 माह हो गए फार्मर्स ऑन रोड है, तो वो भी मूवमेंट एक चल रही है, वो भी ख़त्म नहीं हो रही। अब कहीं तो उन्होंने इंटरनल क्राइसिस की डाइवर्ट करनी है टेंशन, और उनके पास बेस्ट जो है वो पाकिस्तान टारगेट है। अगर आप देखें 2014 का और 2019 का जो इलेक्शन जीता है बीजेपी ने, और 2017 में जो यूपी वगैरह में इलेक्शन जीता है, वो एंटी पाकिस्तान, मोदी एज ए चौकीदार, और इसमें उसने कहा है कि मोदी और हमारे मिनिस्टर ने ये काम किया। और इसके साथ साथ वो ये जो सारी बातें कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, वो जाके जो ये बेसिकली अटेंशन डाइवर्ट करने का एक टैक्टिक है। दूसरा, अगर आप देखें कि मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि मोदी की पॉपुलैरिटी 66% थी लास्ट ईयर, अब इस साल अगस्त में वो आ गई है 24% पे। वो उसको भी कहीं से बूस्ट देना है, और ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के 2019 का वो इलेक्शन आ रहे थे, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए अमित शाह जो है वो सेकंड इन लाइन प्राइम मिनिस्टर है वहाँ का, और वो इस हिंदुत्व का वोट के अलावा अमित शाह को तो कोई वोट नहीं मिलेगा। और यही वो माइनॉरिटीज़ को इग्नोर कर रहे हैं और इस पे कर रहे हैं, मगर उन्होंने देखा है कि इस तरीके से नहीं चले, पाकिस्तान की तरफ जाते हैं। और हमें टाइम फ्रेम देखना चाहिए। इस वक्त जो मार्च अप्रैल में उनके इलेक्शंस हुए हैं 2021 में, उसमें उन्होंने असम में, बंगाल में और बाकी प्रोविंसेस में लूज़ किया बीजेपी ने, और आगे मेजर इलेक्शन आ रहा है 2 स्टेट्स का, एक उत्तर प्रदेश और एक उनकी अगले साल के दिसंबर में गुजरात है। और गुजरात का आपको मालूम होगा जिस तरह उन्होंने चीफ मिनिस्टर अब्रप्टली चेंज किया। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सामने रखते हैं तो पॉपुलैरिटी, इंटरनल क्राइसिस, इट नीड्स अ न्यू एनिमी। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा इससे थोड़ा सा हट के, कि यूपी का लास्ट इलेक्शन था, बीजेपी ने उसमें एक जो जिस तरीके से परफॉर्म किया हमें मालूम है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है मुसलमानों की यूपी में, लेकिन फिर भी मैं नहीं, आप एक चीज़ काउंट करें, 2016 29 सितंबर जब इन्होंने कहा कि जी कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है, जो कहीं भी प्रूव नहीं हो रहा। और मज़े की बात है कि डीजीएमओ जो इंडिया का है उसकी स्टेटमेंट पढ़े तो वो कहता है कि बॉर्डर क्लैश है बॉर्डर के ऊपर, और जो मोदी साहब कह रहे हैं या जो उनके प्रोपेगेंडिस्ट कह रहे हैं वो कहते हैं कि अराउंड 200 माइल्स प्लस स्पेक्ट्रम है अराउंड द बॉर्डर, और 2.5 किलोमीटर इनसाइड हम गए हैं। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक, और फिर कर किससे रहे, हेलीकॉप्टर से, तो ये किसी तरह भी नहीं थी। पाकिस्तान ने कहा कि ये रबश है, मगर उन्होंने इससे एडवांटेज ली कि आप देखें 2017 मार्च में जब इलेक्शन हुआ वहाँ का
यूपी में, तो उसमें उन्होंने एक रथ यात्रा पे दिखाया कि जी कि ये मोदी जो एक पूरा चैरियट पे जा रहा है, पीछे वो बना हुआ है, हमने ये किया। हालांकि उस वक्त भी राहुल गांधी ने एक स्टेटमेंट दी थी ये खून की दलाली कर रहा है, मगर उसके बावजूद हुआ। फिर इन्होंने 2017 का इलेक्शन उस पे जीता था, इस एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा पे, और ये कि मोदी डिफेंडर है, एक बिग शो हिंदुत्व में देखे ना, अल्ट्रा रियलिस्ट हम कह रहे हैं वो माइंड सेट है। और हिंदुत्व पहली तो, और इन्होंने एक टर्म जो हम यूज करते हैं IR में और पॉलिटिकल के, उसको कहते हैं ट्रॉमा थ्योरी। ट्रॉमा थ्योरी ये कि आप अपना हाईलाइट करते हैं हमारे साथ ये जुल्म। इन्होंने मुसलमानों को प्रेजेंट किया कि जालिम, बाबरी मॉस्क, XYZ अप टू नॉर्थ, इनके ग्राफ बढ़ता गया। इसी तरह जब ये 2017 के बाद 18 तक कुछ नहीं हुआ, 18 में इनके ऊपर स्कैंडल आ गया करप्शन का, मोदी पे। हालांकि पारक चारक पे करप्शन का स्कैंडल नहीं आता, मोदी पे आया, ये राफेल का। उसमें इन्होंने पूरा एक वीक सेलिब्रेट किया सर्जिकल स्ट्राइक का 2018 में, और ये रिटन ऑन दी वॉल था एवरी जगह पे, ये भाइयों से कि ये करेंगे कोई ना कोई इलेक्शन से पहले। और वही, हालांकि बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनकी एयरफोर्स चेक हुई, नेवी चेक हो गई, आर्मी चेक हुई, और उसके बावजूद उनके मीडिया ने इस तरह प्रोपोगेट किया कि जी के मोदी के अलावा हम नहीं जीत सकते। और ये सेम ये गोवा में जाके हमारे साथ उनके खिलाफ है विद इन द इंडिया। मगर यहाँ पे इशू ये आ जाता है कि इंडिया में 80% हिंदू मेजॉरिटी है। हिंदू मेजॉरिटी में हिंदुत्व फोर्सेस का एक है, और ये जो मैंने पहले ट्रामा थ्योरी का, वहां पे एक इनको यूनिटी मिली हुई है, तो ये उस पे टारगेट करके वोट ले रहे हैं। और हिंदू मेजॉरिटी को अगर आपने एक पेज पे रखना है तो एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तान आपको रखना पड़ेगा। तो उसी वजह से अमित शाह ने ये स्टेटमेंट दी, उसी वजह से ये सारा क्राइसिस नजर आ रहा है। मगर एक चीज हम लोग ये सब लोग भूल रहे हैं, लेकिन एक चीज एक्सप्लेन कर दें कि सारे हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देते। नहीं मगर मेजॉरिटी ओवरवेलमिंग, जब देखे एंड इन द रीसेंट नहीं देखे, एक चीज पॉपुलर कंसेंसस वहां पे है कि जी के कांग्रेस इसी वजह से डिक्लाइन पे गई, सेकुलरिज्म खत्म हो चुका है इंडिया का। इंडिया के जो स्ट्रेंथ थी वो इंडियन सेकुलरिज्म था, मगर अब वहां पे हिंदुत्व की पॉलिसी आ रही है। हिंदुत्व मेजॉरिटी उनको RSS, और वो उसके लिए वो इश्यूज क्रिएट कर देते हैं ना कि आपके लिए प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, ये असम वाले यूजेपर है इनको चले जाएंगे, ये मुस्लिम्स आपकी प्रॉपर्टीज पे काबिज है यहाँ से चले जाएंगे, पाकिस्तान हमें पोस्ट थ्रेट कर रहा है यहाँ पे चला, क्योंकि नॉर्थ से हमेशा इन्वेजन है। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि एक सिस्टमैटिक ब्रेन वॉशिंग की है, ब्रेन वॉशिंग। मगर इसके इंडियन साथ इंडिया के पॉपुलेशन साथ क्या हो रहा है, देखिए इंडिया एक बड़ा मुल्क है, मगर इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी लूज कर चुका है। पहले इंडिया के नरेटिव में नाम का लफ्ज आता था, जब से मोदी इन पावर आया नाम का लफ्ज नहीं आता। इंडिया में भी एक वॉइस है जो मिडल टू लेफ्ट है, और जो भी आप कह सकते हैं थिंकिंग प्रोसेस है, वो इंडिया में शोर मचा रहे हैं कि जी कि इंडिया की ऑटोनॉमी किधर गई, इंडिया खुद किधर जा रहा है। तो जहां भी देखें फाशिस्ट रजीम्स आते हैं वो पॉपुलर होते हैं, मगर उनकी लाइफ बहुत लिमिटेड होती है। आप देखें ना, उनको अपने सर्वाइवल के लिए बीजेपी की पॉपुलैरिटी सस्टेन करने के अमित शाह को दोबारा वॉर मॉन्गरिंग पे जाना चाहिए, जा रहा है, डिस्पाइट इसके उसको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो है कन्वेंशनली भी उसके साथ कम्पीट कर रहा है, न्यूक्लियर भी कम्पीट कर रहा है, मगर वो इसलिए नारे लगा रहा है क्योंकि उनको वो समझते हैं कि अमेरिका से हमें जो ये बड़ा राय साहब बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है जसपाल साहब का कि असूलन तो ये होना चाहिए था, आप इतने अरसे से हुकूमत में मेजॉरिटी है, आपने वहाँ पे कोई इकोनॉमिक रेवोल्यूशन लेके आ गए, कारकर्दगी की बुनियाद पे आप वोट मांग रहे हैं, लेकिन मजबूरन आपको वही एंटी पाकिस्तान नैरेटिव दोहराना पड़ रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करनी पड़ रही है ताकि लोग आपसे मुतासर हो गए फिर आपको वोट देते हैं। देखिए आजकल की दुनिया में जैसे कि पहले हुमायूं साहब ने बयान किया कि सोशल मीडिया बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। एट द सेम टाइम मेरी नज़र में हर एक मुल्क जो है उसका जो फेस है जो कि अपनी एक विंडो से दिखाता है आपको अपना मुल्क, वो उसका फेस जो है वो मीडिया है। आपको याद होगा कि हिटलर के लिए जिस तरीके से गोएबल्स मतलब बहुत ज़्यादा अहम था, और गोएबल्स उसकी हिटलर और नाज़ी जितनी भी कैंपेन थी उसका फेस गोएबल्स था। अब यही कुछ भारत में भी हो रहा है। आप भारत को देखते हैं भारत के मीडिया की उस विंडो से, और भारत का मीडिया जो कुछ कर रहा है वो आपके सामने है। भारत का मीडिया खबर पूरी तरह इन्वेस्टिगेट अभी होती नहीं, और वो सबसे पहले ही कहना शुरू कर देता है कि पाकिस्तान इज बिहाइंड दिस, और पाकिस्तान ये कर रहा है, ISI ये कर रहा है। लेकिन अब वैसे भारतीय मीडिया को सीरियसली लेता भी है कि नहीं?
देखें पूरी दुनिया नहीं लेती, मतलब लेकिन भारतीय population- शायद लेते हो कुछ, हाँ। मतलब जिनकी तरफ जसपाल साहब इशारा कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को तो ये मज़ाइका खेज सी बात लगती है जिस तरीके से रिपोर्टिंग करते हैं। देखिए मेरी नजर में ये भी भारत अलार्मिंग है। सोसाइटी भी तो देखे ना, सोसाइटी। सोसाइटी भी उनकी- मिलिटरिस्टिक हो चुकी है। आप एग्जैक्टली हाँ, तो वो क्या है कि वहां पे उनका मीडिया, उनके मीडिया के जितने भी नैरेटिव्स हैं, उनकी पॉपुलेशन उनको बाय कर रही है। उसकी वजह ये है कि उनको ये नजर आता है। और बाय द वे आई वांटेड टू हाईलाइट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि 1000 साल की गुलामी के बाद जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है भारत में, वो इस हद तक एहसास कमतरी का शिकार है कि आज जो आपको उसमें हेजमोनिक एलिमेंट नजर आता है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनकी सोच में बैक ऑफ द माइंड आज भी वो 1000 साल की गुलामी है जो कि मुसलमान की उन्होंने गुलामी की। तो इस वजह से वो इस्लाम के खिलाफ और मुसलमान के खिलाफ इस हद तक चले सही। गए नफरत। बिल्कुल ठीक। फाइनली जी हमायूं साहब, मेरे ख्याल में भारत की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है वो ये है कि जिस तरीके से बीजेपी की एक गलत अंदाज में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, और बीजेपी के कुछ जो लोग माजी में हमने देखे, वाजपेयी साहब का एक नाम जहन में आता है, और अब उनकी जगह नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे लोगों ने उनको रिप्लेस कर लिया है, तो ये शायद सबसे बड़ी बदकिस्मती, और जैसे बात कर रहे हैं कि तबाही की तरफ धाने पे लेके जाना, अभी तो वक्ती तौर पे आपको नज़र आएगा सो कॉल्ड हिंदुत्व, इकोनॉमिक टाइगर, एशियन टाइगर, वेस्टर्न एलाइज, लेकिन लॉन्गर रन में एक सस्टेनेबल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। मतलब किसी भी कौम की अगर आप उसकी तरक्की या उसकी तनज़्ज़ुकी के मुख्तलिफ मराइल देखें, तो उसमें अगर आप देखें कि वो अपने अवाम, मतलब हम तो यहाँ से एज ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मुसलमानों की वहाँ पे या माइनॉरिटीज़ उनकी बात करें, बट दे आर इंडियन मुस्लिम्स, तो हम अगर वो इंडिया जो कि किसी वक्त जमहूरियत का एक फेस हुआ करता था, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और अपने आप को जो है ना वो एक शाइनिंग वो था, उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के साथ और बीजेपी के आने के साथ 2014 के बाद से अगर आप देखें इज ए कंप्लीट डिक्लाइन। तो उसमें हम उम्मीद ये करते हैं कि शायद सेंस प्रिवेल वहाँ पे, और वो जो है ना एक बहुत बड़ी जमहूरियत, और हमें मतलब उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो द आइडिया है कि अगर वो खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपनी एक पूरी नेशन को मिलिटराइज कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री में बड़ी मिसालें हैं कि जिस जिस नेशन ने ये हरकत की वो फिर डाउनफॉल की तरफ जाती है। तो इफ़ दे आर डूइंग इट, आई गेस मतलब हम दुआ कर सकते हैं कि ये ना हो, लेकिन अब चूंकि वो इस चीज़ पे ठन चुके हैं, अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात, वेस्ट के साथ, और उसको इस जहद पे लेके जा रहे हैं, और वो समझ रहे हैं कि वो एक बहुत अच्छी पॉलिसीज़ के ऊपर हैं, और एक वापस जो है वो अपनी रेस को दोबारा हिंदू रेस को ऊपर लेके आएंगे। तो उनके अंदर जो सिख जो हैं, उनके अंदर जो क्रिश्चियंस हैं, उसके अंदर जो और जितनी जो इवन हिंदुओं की जो दलित है, वो जो माइनॉरिटी कास्ट हैं, उनका भी वो कंप्लीट डिसरिगार्ड किया हुआ है। तो आई गेस दिस इज अ डाउनफॉल इन इटसेल्फ। वो उसी दरख्त पे खड़े हैं, उसी की शाख को काट रहे हैं जिसके ऊपर वो हैं। तो इट इज देयर ओन डूइंग। हम उम्मीद करते हैं कि खित्ते के अंदर शायद कोई इतना बड़ा केओस ना आए, क्योंकि हम और बड़े क्राइसिस के अंदर से गुजर रहे हैं, और होप के जो है ना वो कोई सेंस प्रिवेल करे, और अगले इलेक्शन में एक सेनर वोटर जो है वो एक ऐसी हुकूमत को लेके आए जो खित्ते में कोई अमन चाहे। और इस खित्ते की सबसे बड़ी बदकिस्मती यही है कि हम जब हमने पीस का इनिशिएटिव लिया, जब बीआर आया या सीपैक इस किस्म के आप प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का रिकॉर्ड जो है कोई इतना अच्छा नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को देखा जाए, कश्मीर के मसले को रिजॉल्व करने के लिए जाए, मतलब अगर कांग्रेस ही इस मसले को लेके जाती है यूनाइटेड नेशंस में, तो मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किस तरीके से इसका क्रक्स डॉक्टर साहब ने जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स के अंदर जसपाल साहब ने जिक्र कर दिया था। ये वो लैक ऑफ विजन लीडरशिप है वहाँ पे, जो कि अपने छोटे मकासद के लिए शॉर्ट टर्म जो 4 साल की या 5 साल मैं की, सिर्फ आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स बैठे, मैं समझना ये चाह रहा हूँ कि नहीं, जब जवाहरलाल नेहरू जैसा शख्स जो है वो अगर इसको रिजॉल्व करने की पोजीशन में नहीं था और नहीं किया उसने, तो फिर हम किससे एक्सपेक्ट करें? जी जसपाल साहब, मैं एक चीज देखिए, कांग्रेस हो या जो भी हो, ये इरिडेंटस क्लेम है कश्मीर का, वो आप उससे कोई पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। ठीक, मगर कांग्रेस ने जो इंडियन सोसाइटी है उसको इतना मिलिटेंट नहीं किया और फाशिस्ट पार्टीज की तरफ नहीं गई। जो बीजेपी का इशू है, इसको अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो 1933 अर्ली 30s में हिटलर केम इनटू पावर विद द सेम पॉपुलरली, ही वाज एन इलेक्टेड लीडर, और उसके बाद विद इन 10 years उसने पूरे यूरोप को तबाह कर दिया और खुद भी तबाह हुआ। इस वक्त जो ट्रेंड हमें नजर आ रहा है बीजेपी का, वो पॉलिसीज अगर देखें ना, तो ये भी 2014 में पावर में आए, 2019 में 2 बॉर्डर वॉर्स हो चुकी हैं जिसमें इंडियन कैजुअलिटीज हुई हैं। एक हमारे साथ कर चुके हैं न्यूक्लियर पावर के साथ, एक चाइना के साथ कर चुके हैं।
तो ये अब ये हमें जो फेयर इस वक्त है वो अपनी सोसाइटी को तो जो कुछ कर रहे हैं वो खित्ते को भी तबाही की तरफ ले रहे हैं। और प्रॉब्लम ये होगी कि इस दफा जो अगर खित्ते में होगी, जिस तरह वर्ल्ड वॉर का फ्लैश हुआ था पूरी दुनिया पे इम्पैक्ट इसका भी होगा। लेकिन इसमें देखें जो 3 नेबर्स हैं, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, तीनों न्यूक्लियर पावर्स हैं। अब ये इसी तो अलार्मिंग है, मगर ये जो फाशिस्ट पावर्स है ये हमें उस तरफ धकेल रही है। और ये रिप्लिका है, साइक्लिकल थ्योरी यही बताती है, जिस तरह वहां पे फाशिस्ट पावर है पूरा यूरोप तबाह कर दिया, इसी तरह पॉपुलर फाशिस्ट पावर यहाँ आ रही है, पूरा साउथ एशिया तबाह कर दिया। तो अगर एक मैडमैन हमारे नेबरहुड में है तो व्हाई शुड वी सफर? देखिए, बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, 2 फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर कि मैं बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर आप 4 मुल्कों को लें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना और इंडिया, एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब करीब है। दुनिया की आधी आबादी इधर रहती है। वेरी राइट। ठीक है। दूसरी बात ये है कि 4 न्यूक्लियर पावर्स, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और रशिया, वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है किसी न किसी तरीके से, तो ये इधर रहते हैं। तो ये एक फ्लैश पॉइंट है जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बार बार इस चीज को हाईलाइट करते हैं। वाकई ही एक फ्लैश पॉइंट है। हल सिर्फ और सिर्फ बल्कनाइजेशन ऑफ भारत है। उसकी वजह यह है कि भारत जिस तरफ अभी निकल चुका है, फाशिस्ट आइडियोलॉजी की तरफ निकल चुका है, तो उस तमाम के तमाम ये बाल्कनाइजेशन ऑफ जो भारत है, ये तो कॉल्स अंदर से ही आनी चाहिए, ये कोई बाहर से आके तो नहीं कर सकता। वो ना सिर्फ ये कि रीजन के लिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि रीजन को सोचना चाहिए, रीजन के लिए भी बेहतर वही है और दुनिया के लिए भी बिल्कुल। फाइनल कमेंट। मेरा ख्याल है कि ये कॉल अंदर से ही आएगी, अदरवाइज जो डॉक्टर साहब ने इशारा किया कि ये ऐसा फ्लैश पॉइंट है जिसको सबको सफर करना पड़ेगा। तो इसमें अब 2 हैं, एक तो इंटरनल मेरा ख्याल है एक रियलाइजेशन भी आ रही है भारत के अंदर, दूसरा ये है कि वेस्टर्न पावर जो कि दुनिया की बड़ी पावर्स हैं, वहाँ पे अब 2 खितों में हम हो चुके हैं, फिर हम बायपोलर उसकी तरफ जा रहे हैं। तो जो चाइना, रशिया और वो ममालिक हैं, जो कि रशिया बीइंग वेरी क्लोज टू इंडिया, देयर इज अ रियलाइजेशन कि इंडिया की इन पॉलिसीज़ को, एग्रेसिव पॉलिसीज़ को कोई चेक आना चाहिए। वो एससीओ के अंदर आ रहा है, वो यूएन के अंदर कुछ चीज़ों में आ रहा है, वो जो बाकी जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं, और शायद अगर अंदर से ये चीज़ भी उभरना शुरू हो जाए तो देयर इज अ पॉजिटिव होप इन नेक्स्ट कपल ऑफ। वेरी राइट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जफर जमाल जसवाल साहब, राजा फैसल साहब, हुमायूं खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।